बड़ी खबर महाराष्ट्र से। कल एक दर्दनाक हादसा हुआ और आज अंतिम विदाई। अजित दादा को अंतिम विदाई दी गई। उनके पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटा गया। ये वो तस्वीर है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब आपको लिए चलता हूं बारामती, जहां अंतिम संस्कार होना था। यह तस्वीर देखिए जरा। उनका पार्थिव शरीर जब उस जगह पहुंचा जहां अंतिम संस्कार होना था, ये सैकड़ों गाड़ियां साथ चल रही थी जब अंतिम यात्रा निकल रही थी। दूसरी तरफ देखिए जरा, सैकड़ों बाइक्स हैं। अब देखिए जहां अंतिम संस्कार हुआ, ये ड्रोन तस्वीर देखिए जरा। कदम रखने की जगह नहीं थी। अजित पवार इतने लोकप्रिय थे अपने क्षेत्र में। तस्वीरें देखकर मानो पूरा बारामती पहुंच गया था। आसपास के शहरों से और गांव से भी लोग पहुंच गए थे। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी अंतिम दर्शन के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। 21 पोलीस जवानांसह जनरल सॅल्यूट करण्यासाठी आपल्या सहकार्याला अखेरचा निरोप देतात। देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्प चक्र अर्पित किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय मंत्री जयकुमार जी गोरे, रितेश देशमुख भी पहुंचे थे। दूसरी तरफ देखिए जरा, चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले, बेहद भावुक पल उनके लिए। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि अजित पवार को जब अंतिम संस्कार हुआ, उनके सुपुत्र ने मुखाग्नि दी। सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, त्या मागच्याच बाजूने हळूहळू आपण त्यामुळे पुढे येण्याचा प्रयत्न करू नका। दादा गुस्से ऐसे दिखते थे पर वैसे नहीं थे। उनके पास छोटा बच्चा जाएगा ना तो भी वो काम झटके पट करेंगे। अभी हमारा जो भगवान चला गया, हमारी वेता किसके पास मानने का ये समझ नहीं आ रहा है। एक शॉकिंग है सबके लिए, धक्कादायक है। एक सच्चा और खरा नेता गया है हमारा, यानी खाली खाली महसूस कर रहे हैं सब। अब उनकी जगह कोई भर के लेगा या नहीं लेगा ये पता नहीं है। मैं भगवान समझता हूँ दादा। मैं 30 सालों से पहचानता हूँ दादा से, और कभी उन्होंने मुझे डांटा नहीं, कभी हमको गुस्से से बात किया नहीं। और दादा ही हमारे लिए भगवान। उन्होंने आपको बात करते करते, हाँ, वो हर एक कार्यक्रम में हम दादा का प्रचार करते थे, दादा की आवाज निकलते थे। तो हमारे घर का ही सदस्य थे। मैं 10 साल से उनको पहचानता हूँ और हमारी उनकी मुलाकात 2-3 महीने में होती रहती थी। नेता तो ऐसा नहीं ना, बहुत जबरदस्त नेता, पावरफुल नेता थे। ये महाराष्ट्र की शान थी। आज भी बारामती का नाम आता है तो पहले दादा का नाम आता है। जो बारामती का जो विकास दादा ने किया है, डेवलपमेंट, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। आज ये हमारे लिए यहाँ पर अंधेरा छा गया पूरा बारामती पे। अब देखिए जरा अजित पवार का लगाव और जुड़ाव किस कदर था। उनके सुपुत्र, उनके बेटे जय पवार
जब निकले तो जो लोग अजित पवार के साथ काम कर रहे थे, 2 कर्मचारी, उन्हें वो लिपट कर रो पड़े। अब सवाल एक और तस्वीर आपको दिखाऊं। यह तस्वीर अजित पवार के साथ जो बॉडीगार्ड थे, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा दिलीप जाधव और उनका अंतिम संस्कार हुआ। दिलीप जाधव लंबे वक्त तक अजित पवार के साथ रहे, उस दिन भी फ्लाइट में उनके साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ एक फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी अजित पवार के साथ थी। पिंकी माली भी इस प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई। वो पायलट जो प्लेन को चला रहे थे, पायलट सुमित, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। अब बड़ी बात यह है कि जांच आगे बढ़ रही है, प्लेन क्रैश कैसे हुआ। प्लेन का जो सीसीटीवी आया, वो अगर देखिए कि प्लेन सीधे नहीं जा रहा है, प्लेन ऐसे खड़ा हो गया है और खड़ा होने के बाद प्लेन क्रैश हो रहा है। देखिए, प्लेन पहले सीधे है और पूरा प्लेन घूम जाता है। ये देख रहे हैं आप, पूरा प्लेन घूमने के बाद फिर जाकर गिर रहा है। सवाल यह है कि आपने अहमदाबाद प्लेन क्रैश देखा होगा, जो सीधा प्लेन जाकर गिरता है। ये प्लेन लैंड कराने की कोशिश कर रहे थे पायलट, अचानक प्लेन सीधा जाने के बजाय ऐसे खड़ा हो गया और उसके बाद गिरा है। और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, प्लेन गिरने के बाद की तस्वीर सामने आई कि आग का गोला बन गया और बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद मौके पर आज डीजीसीए की टीम पहुंची थी जांच करने के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबूत फॉरेंसिक टीम जुटा चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर प्लेन क्रैश हुआ कैसे, आखिर क्या हुआ जो प्लेन की हालत यह हो गई, प्लेन खड़ा हो गया और खड़े होने के बाद प्लेन ऐसे गिर गया है। आपको बताऊं कि अजित पवार के विमान क्रैश के बाद सीसीटीवी से खुलासा हुआ, सीसीटीवी में दिखा विमान पर पायलट का कंट्रोल नहीं। विमान अचानक टेढ़ा हुआ, तेज रफ्तार के साथ जमीन की तरफ बढ़ा। वीडियो में दिख रहा है कि विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, जमीन से टकराते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। क्रैश से पहले विमान हवा में एक तरफ झुकते हुए टेढ़ा हुआ। सवाल यह है कि क्या विमान का संतुलन बिगड़ गया था या फिर विमान में कोई तकनीकी खराबी आई थी। पायलट ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में पूछा था। पायलट को विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर होने की जानकारी दी गई। पायलट ने रनवे 11 पर उतरने की आखिरी रिपोर्ट दी, लेकिन बताया कि रनवे नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद विमान लैंड करने के बजाय हवा में चक्कर लगाने लगा और विमान को सुबह 8:43 के वक्त रनवे 11 पर लैंड करने की अनुमति दी गई, लेकिन विमान की तरफ से लैंडिंग क्लियरेंस का जवाब नहीं दिया गया। सुबह 8:46 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रनवे के पास आग की लपटें देखी और विमान रनवे से 50 मीटर दूर बाईं तरफ पाया गया। विमान के कॉकपिट से आए अंतिम शब्द भी सुनाई दिए। महिला कैप्टन के आखिरी शब्द थे, ओ नहीं। कोई मेडे कॉल नहीं आई, यानी इमरजेंसी में मदद नहीं मांगी गई थी।
गंभीर आपात स्थिति में पायलट मेडे कॉल देकर मदद मांगता है, लेकिन अजित पवार के पायलट ने कोई मदद नहीं मांगी। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने पोजीशन आंकने में क्या गलती की, खराब विजिबिलिटी के कारण विमान को पुणे डाइवर्ट करने का विकल्प था, लेकिन पायलट ने दूसरी लैंडिंग की कोशिश की। पायलट ने विमान की स्पीड और पोजीशनिंग सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो समय पर नहीं हो सका और विमान क्रैश हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच AAIB कर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स। पायलट इन कमांड को ही डिसीजन लेना होता है कहीं ना कहीं लैंडिंग के टाइम पे, क्योंकि विजिबिलिटी तो वेराई होती रहती है। आप सपोज आपको जो 1 घंटे पहले, दूसरा वहां का प्रॉपर वेदर रडार सिस्टम तो होता नहीं है, छोटा एयरपोर्ट है, कुछ है नहीं, वेदर रडार नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां पे भी देन पायलट इन कमांड का पिवट रोल हो जाता है कि भाई आप जो आपका नियर बाय एयरपोर्ट है उसकी विजिबिलिटी ले लो, फिर वहां का लोकल वेदर ले लो जो आपको दूसरे सोर्सेज से मिलता है। अब आइए आपको बताऊं बड़ी चीज ये कि पायलट को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। पायलट सुमित कपूर थे। सुमित कपूर साहब के पास लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस भी था विमान चलाने का, लेकिन उन पर कुछ पुराने आरोप भी लगे। आइए आपको बताऊं कि आखिर अजित पवार के पायलट सुमित कपूर पर कई आरोप पहले लगे। पायलट सुमित कपूर का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। कैप्टन सुमित के पास 15,000 घंटों की उड़ान का अनुभव था, मतलब अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा आसमान में बिताया है, लेकिन पायलट के पुराने रिकॉर्ड ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विमान उड़ाने के दौरान वो 2 बार शराब के टेस्ट में पॉजिटिव मिले। एविएशन नियम उड़ान के दौरान 1 बूंद शराब भी मौत का वारंट है। कैप्टन सुमित कपूर के रिकॉर्ड में 2 बार ऐसी घटना हुई। 2010-2017 में सुमित ने विमान उड़ाने से पहले शराब पी थी। 2010 में फ्लाइट उड़ाने से पहले वो शराब पॉजिटिव पाए गए थे। इस वजह से कैप्टन सुमित कपूर 3 साल तक सस्पेंड भी रहे थे। 2017 में वो फिर शराब के नशे में ड्यूटी पर पहुंचे और पकड़े गए। ऑपरेटर VSR वेंचर्स पर इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे पायलट को VVIP की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे दी गई? डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी कैसे मिली? क्या ऑपरेटर ने पायलट के पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में नहीं रखा? इस मामले में अब VSR वेंचर्स से भी पूछताछ हो सकती है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी रवीश रंजन खुद एक कॉकपिट में पहुंचे विमान के, और उनकी रिपोर्ट देखिए इस पर। इस वक्त एक कॉकपिट में मौजूद हैं और बिल्कुल वही सिचुएशन हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे कि आखिर जब रनवे में विमान उतरने लगा तो कैसे हादसा हुआ। सर, एक वीडियो भी आया जिसमें अगर हम फ्लाइट की बात करें तो वो विमान बिल्कुल ऐसे जाता है जी, और फिर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जी। तो इसको आप क्या कहेंगे? अगर हम कॉकपिट के जरिए समझने की कोशिश करें तो जब लैंडिंग होती है तो किस तरीके का विमान का शेप होता है, कैसे वो लैंड? जी, बेसिकली आपको इसके लिए पहले हमें बारामती का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समझना पड़ेगा कि बारामती एक एयरपोर्ट है जहाँ पे सिर्फ एक कंट्रोल टावर है, रनवे बहुत छोटा है और किसी भी तरह की वहाँ पे नेविगेशनल एड नहीं है। कोई अप्रोच करने के लिए, लैंड करने के लिए कोई आईएलएस अप्रोच नहीं है। बेसिकली अगर हम देखें कि ये रनवे है, एयरक्राफ्ट आया रनवे पे लैंड करने के लिए, उसको रनवे नहीं दिखाई दिया या गलत जगह पे था जहाँ पे उसका अनुमान था, तो पहली बार में इसने गो अराउंड किया, मिस्ड अप्रोच किया। फिर दोबारा ये घूम करके वापस इसने अप्रोच बनाई। दूसरी बार भी इसको संभवतः रनवे नहीं नजर आया। लास्ट मोमेंट पे इसको अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में रनवे नजर आया, तो इन्होंने एक शार्प बैंक दे करके उसको लैंडिंग करने की कोशिश किया और उसी प्रयास में ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा संभावित है। आपने सुना एक्सपर्ट क्या कहते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स सच बताएगा। तो ब्लैक बॉक्स मिल गया है जिसका इंतजार था। बताया जा रहा है कि प्लेन के बहुत से हिस्से मिले हैं और दावा है ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स ही सच बताएगा। कल मैंने आपको बताया था ब्लैक बॉक्स होता क्या है। अजित पवार के क्रैश विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद हो गया है। घटनास्थल से प्लेन का ब्लैक बॉक्स बरामद किया गया और हादसे की जांच के लिए इसका मिलना बेहद जरूरी होता है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, साथ ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी होता है। यह पायलट को क्रू मेंबर्स की बातचीत रिकॉर्ड करता है और लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान
ऊंची चर्चाएं भी रिकॉर्ड करता है, जो उस दौरान हुई चर्चाएं, पायलट के निर्णय, चेतावनियां और बाकी संवाद सुरक्षित रहते हैं। क्रैश से पहले पायलट ने क्या निर्णय लिया इसका पता चलता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर तकनीकी डेटा रिकॉर्ड करता है, विमान की गति, ऊंचाई, इंजन के प्रदर्शन की जानकारी बताता है और इसकी जांच से हादसे की असली वजह सामने आ सकेगी। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का एक छोटा बॉक्स होता है जिसमें विमान का डेटा सुरक्षित रहता है और किसी भी हादसे के बाद ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। इसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सुरक्षित रह सके। विस्फोट, टक्कर, भीषण आग, पानी में भी यह सुरक्षित रहता है और इस तरह का दिखता है ब्लैक बॉक्स। सुनिए जरा, आइए अब आपको बताऊं, उससे पहले तस्वीरें दिखाता हूं कि अब सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स में आखिरी वक्त में क्या हुआ। अगर पायलट ने उस बात की जानकारी दी है कि वो किस स्थिति में है तो वो सब ब्लैक बॉक्स में होगा। लेकिन अब एनसीपी कौन संभालेगा और अजित पवार डिप्टी सीएम थे और डिप्टी सीएम कौन हो गए। तस्वीर आ जाई, एनसीपी के दूसरे बड़े नेता मौजूद थे जिसमें प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल थे, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब अजित पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। इन तस्वीरों से आपको अंदाजा होगा न सिर्फ उनके नेता बल्कि समर्थक भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे। अब देखिए जरा, अजित पवार के बाद एनसीपी डिप्टी सीएम पद को लेकर अटकलें चल रही हैं। एनसीपी के कई नेताओं ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन सकती हैं। एनसीपी नेता नरहरि झिरवाल ने इसकी मांग की है। एनसीपी के कुछ और नेता सुनेत्रा को डिप्टी सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार फिलहाल राज्यसभा की सांसद हैं। अजित की बारामती सीट से वो विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत कई नेता सुनेत्रा से मिले। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल एनसीपी अध्यक्ष बन सकते हैं। पार्टी के शरद गुट में विलय को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन फिलहाल इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अजित पवार खुद इसको लेकर शरद पवार से मिले थे। दावा यह है कि दोनों गुट के विलय को लेकर भी बातचीत हुई थी। विलय के बाद अजित पवार को एनसीपी की कमान मिल जाती, लेकिन अजित के निधन के बाद एनसीपी कौन संभालेगा, इस पर अब फिर दोनों गुट को फैसला करना होगा। सुनेत्रा ने बारामती सीट पर सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में सुप्रिया सुले ने सुनेत्रा को चुनाव हराया था। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। अगर एनसीपी का जो गुट आज अजित पवार के पीछे है, उनमें से अगर कोई नेता बन सकता है तो उसमें एक दो नाम बड़े आते हैं। एक तो है प्रफुल्ल पटेल और दूसरे हैं छगन भुजबल। प्रफुल्ल पटेल क्योंकि देश की राजनीति में है, सांसद है, शायद वो ये रोल में आना पसंद न करें, क्योंकि महाराष्ट्र की अगर राजनीतिक इसका पूरा इतिहास अगर देखा जाए तो यहाँ एक तो मराठा नेता चाहिए या तो फिर ओबीसी से चाहिए। अगर दोनों इकट्ठे आ गए, जो भी हम हाइपोथेटिकल बात करेंगे, जो इकट्ठे अगर आ गए तो सुप्रिया पवार दिल्ली में जाएगी, तो उसको इंटरेस्ट है उनका, और सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र में अभी रहेगी फिलहाल। पवार फैमिली या वो पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तय करेगी वो क्या करना है।